11th क्लास के फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो 3 का चैप्टर चल रहा है, सरल रेखा में गति। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक वीडियो और किया था जिसमें हमने दूरी, गति तथा विस्थापन के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको अब हम करते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक अपना औसत चाल तथा औसत वेग। ये हमारा टॉपिक है औसत चाल तथा औसत वेग। तो सबसे पहले औसत चाल को समझने से पहले हम चाल के बारे में समझेंगे कि चाल क्या होती है। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे चाल की। देखना क्या होती है इसकी परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा जो एकांक समय अंतराल में जो दूरी तय की जाती है उसी दूरी को ही हम चाल बोलते हैं। तो जो चाल का अपना फॉर्मूला है वो ये आ गया, चाल बराबर हो गया अपना दूरी बटा समय। चाल है दूरी बटा समय। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो जो दूरी है उसका मात्रक हमने पढ़ा था मीटर होता है। तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। यानी कि कोई भी वस्तु अगर 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम चाल बोलते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु ए है, अगर 1 सेकंड में वो यहाँ से लेके बिंदु बी तक जाती है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसी दूरी को हम बोलते हैं चाल। वस्तु हो अगर स्थिर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी अगर गतिशील है, 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय कर रही है उसी को हम बोल देते हैं चाल। तो इसका मात्रक हो गया है मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसके विमा की बात करें अगर इसके विमा की, तो मीटर है जो लंबाई का मात्रक या फिर दूरी का मात्रक होता है, इसको हम लिखते हैं एल से, और समय है इसकी विमा होती है टी। अब टी ऊपर चला जाएगा, अपने पास में बचेगा m0 L1 और t-1। तो जो विमा है इसकी चाल की वो हो गई है m0 L1 t-1। अगर हम इसकी राशि की बात करें तो ये जो राशि होती है चाल, ये होती है अदिश राशि। अदिश राशि होती है क्योंकि आप इसमें भी ये भी याद रख सकते हो, ये दूरी है, ये भी अदिश राशि होती है और समय भी अदिश होती है। इसलिए जो चाल है वो भी कौन सी राशि हो गई है, अदिश राशि हो गई है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। हमें पता है 2 राशियां होती हैं, एक तो होती है सदिश और एक होती है अदिश। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण तथा मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं सदिश राशियां। और अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा का हमें ज्ञान नहीं होता है और इसमें दिशा होती है। तो यह आपको अंतर भी इनमें पता होना चाहिए। जो चाल अपनी अदिश राशि है और अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती। अब आप देख सकते हो दिशा की आवश्यकता कहाँ है, चालिए थोड़ी है, आप उत्तर की तरफ भी जा सकते हो,
दक्षिण की तरफ भी जा सकते हो, किसी भी साइड में चले जाओ, कोई फिक्स दिशा नहीं है इसकी, यानी कि कोई भी इसकी हम दिशा का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए चाल है एक अदिश राशि है। अगर हम इसको ग्राफीय निरूपण की अगर हम बात करें कि ग्राफ के द्वारा हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो वो और देखना, इसको हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं समय और यहाँ पर लिख रहे हैं दूरी। यह मान लेते हैं कोई वस्तु है, वो 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, 2 सेकंड में 4 मीटर चली जाती है, 3 सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। और यहां पर होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु, और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। और जो समय है वो अधिकतम हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही दर्शाते हैं। तो यहां पर तो हम लिखेंगे समय और यहां पर लिखेंगे हम दूरी। जो समय, जो कोई भी वैल्यू अगर समय की हमें दी हुई हो तो उसको ज़्यादा करके हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही लेंगे, तो इसलिए समय को हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और जो दूरी है उसको हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। हमने माना है 1 सेकंड, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1, यहाँ पर लिख देते हैं 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड तक हम मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है वो दूरी लिखते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, आगे थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं इसको, 5 और ये लिख दिया है 6। हमने माना है कि जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करती है, 2 मीटर। तो यहाँ पर हम इस वाई एक्सिस को थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर हमने बढ़ा दिया है, और 1 सेकंड पर मिला देंगे, यहाँ पर इसको मिला देना है। और इस प्रकार से इसको 0 या फिर हम इसको डॉट से भी हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हम इसके निर्देशांक लिख सकते हैं कि x का निर्देशांक है 1 और y एक्सिस का है 2। तो यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है, 2 मीटर की। अब हमने माना है 2 सेकंड में कितनी चलती है, 4 मीटर। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है 2 के बराबर में। यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। बाद में है 3 सेकंड में चलती है 6 मीटर। तो ये रहा 3 सेकंड और ये रहा 6। इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम दर्शा सकते हैं। अगर आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाओगे तो आपका डायग्राम है वो अच्छी तरीके से बनेगा। इस प्रकार से हम अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दें, यहाँ पर लाइन खींचें, वो बताती है वस्तु की चाल को, यानी कि जो ढाल है ये किसको बताता है, चाल को बताता है। अब ये ढाल जितना तीक्ष्ण होगा चाल उतनी ही ज़्यादा अधिकतम होगी। अगर ये ग्राफ सीधा आएगा, अगर आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर इसको बनाओगे तो अपने पास ये ग्राफ सीधा प्राप्त होगा। यानी कि समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसको हम एक समान चाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो अपने पास चाल है उसको दर्शा सकते हैं। यदि यहाँ पर हमें समय दिया हुआ हो और यहाँ पर हमें दूरी दी हुई हो और इस प्रकार से क्वेश्चन आया हो कि 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, 2 सेकंड में 4 की तय करती है और 3 सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसको ग्राफ पेपर पे हमें इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। और जैसे हम ये जो बिंदु कटान बिंदु थे यहाँ पर कट रहे थे, उसको अगर हम मिलाएंगे तो वो जो ढाल है वो वस्तु की चाल को बताती है। और ये जो ढाल जितना तीक्ष्ण होगा, यानी कि ये ढाल अगर यहाँ पर आ जाता तो वस्तु की चाल है वो कम होती, अगर ये यहाँ पर आ जाता तो वस्तु की चाल थोड़ी और कम हो जाती। यानी कि ये ढाल जितना तीक्ष्ण होगा चाल उतनी ही ज़्यादा अधिकतम होगी। अगर ये ग्राफ इस साइड एकदम सीधी रेखा में प्राप्त होता
तो हमें पता चल जाता कि वस्तु की चाल है वो अधिकतम है। अगर यहाँ पर ग्राफ हमें प्राप्त होता तो वस्तु की चाल इससे थोड़ी और अधिक हो जाती। अगर यहाँ पर हमें ग्राफ प्राप्त होता तो वस्तु की चाल है वो कम हो जाती। तो इस प्रकार से हम ग्राफ पेपर के ऊपर भी हम चाल को दर्शा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद में, वो आता है एक समान चाल। अब हम जो नेक्स्ट परिभाषा लिखेंगे वो लिखेंगे एक समान चाल की। एक समान चाल। नेक्स्ट परिभाषा है इसमें एक समान चाल। इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, नाम से आपको पता चल रहा है एक समान। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी ही तय करे, उसको हम बोलेंगे एक समान चाल। यानी कि 2 सेकंड में अगर 2 मीटर की दूरी तय करे, 3 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करे, यानी कि समान समय अंतराल होना चाहिए और समान ही दूरी होनी चाहिए। यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय कर रही है तो वस्तु की चाल को हम बोलते हैं एक समान चाल। नेक्स्ट परिभाषा हम इसकी कर रहे हैं, वो है असमान चाल। असमान चाल, या फिर हम इसको परिवर्ती चाल भी बोलते हैं। परिवर्ती चाल। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी अगर तय कर रही है तो वस्तु की चाल को हम असमान चाल बोलेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को परिवर्ती या असमान चाल कहते हैं। परिवर्ती या असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। यानी कि समान समय अंतराल में अगर वो अलग अलग दूरी तय कर रही है तो ऐसी चाल को हम बोलते हैं परिवर्ती या फिर असमान चाल। नेक्स्ट परिभाषा हम लेके चलते हैं इसकी, वो है तात्क्षणिक चाल। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है तात्क्षणिक, यानी कि किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और इस चाल में जो समय है वो बहुत ही न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल।
इसके अंदर जो समय है वो बहुत ही कम होता है, न्यूनतम समय के अंदर जो चाल होती है। यानी कि अगर आप देखते हो कि 1 सेकंड में या फिर बहुत ही कम समय में या 0 समय में हम बोल सकते हैं कि चाल अचानक से बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। जैसे कि आप बाइक के ऊपर बैठते हो तो आप देखते हो कि वो 40 की स्पीड में हो जाती है और उस टाइम में आपका जो समय है वो बहुत ही न्यूनतम होता है। तो ऐसी जो चाल को तत्क्षण जो क्षण भर में हो जाए उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, और इसमें जो समय है वो बहुत ही न्यूनतम होता है। तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास आएगा वो आता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम v से लिख सकते हैं। v इक्वल टू, यानी कि जो समय है वो बहुत ही सूक्ष्म है या फिर जीरो समय में अगर वस्तु की चाल है उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो जो निश्चित क्षण पर जो वस्तु की चाल होती है उस चाल को बोला जाता है तात्क्षणिक चाल। अब जो हम इन सभी परिभाषाओं के बाद में जो नेक्स्ट परिभाषा हम करेंगे वो करेंगे औसत चाल की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, फिर हम औसत चाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो चाल है ये आप अच्छे तरीके से आप इनकी परिभाषाओं को याद है वो कर लेना, ताकि ये परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो हो सके। अब देखना नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे औसत चाल है वो क्या होती है, और फिर हम वेग की तरफ बढ़ेंगे। देखना सबसे पहले हम कर लेते हैं औसत चाल, और उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। औसत चाल, औसत चाल देखना, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई जो व्यक्ति है वो पहले स्थान ए के ऊपर खड़ा हुआ है और बाद में ये चलता है कुछ दूरी और ये स्थान बी के ऊपर पहुंच जाता है। यह हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है उसकी वो हम मान लेते हैं 100 मीटर है, और ये 100 मीटर जाने में जो समय लेता है वो हम मान लेते हैं 3 सेकंड का समय लेता है। अब ये जो व्यक्ति है ये थोड़ी देर बाद में स्थान सी के ऊपर पहुंच जाता है, और ये जो दूरी तय करता है ये हम मान लेते हैं 50 मीटर की दूरी तय करता है, और यहाँ तक पहुंचने में जो समय लेता है वो लेता है 2 सेकंड मान लिया। अब ये जो व्यक्ति है वो दोबारा से चलना स्टार्ट करता है और डी के ऊपर पहुंच जाता है, तो ये इसके समांतर ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 मीटर, और ये जो समय है ये हम मान लेते हैं इसने लिया है 4 सेकंड का, 4 सेकंड का समय लिया है। तो जो औसत चाल आएगी इसकी वो आएगी जिसने इसने जो कुल दूरी तय की है वो, और कुल दूरी में हम कुल समय का भाग दे देंगे तो अपने पास यहाँ से निकल कर आ जाएगी औसत चाल। तो औसत चाल का अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर बात करें हम कुल दूरी की तो आप देखना ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है 100, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 100 प्लस 50 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 50, बाद में दोबारा से कितना है 100 है, बटा कुल समय। तो आप देख लेना 3 सेकंड ये रहा प्लस 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड। यहाँ से हम इसकी औसत चाल की गणना कर सकते हैं। ये 100 और 100 हो गए हैं 200, और 50 ये हो गए हैं तो 250 अपॉन 3 और 2 5 और 5 और 4 9। अगर इसमें हम भाग दें तो अपने पास आएगा 9 दूनी 18, 19 20 और 5 25। देखना ये अपने पास 9 दूनी 18, 18 19 20 और 5 25, तो अपने पास कितने बच गए हैं 7 बच गए हैं। तो 9 7 63, 63 अपने पास बच गए हैं 7, तो 9 7 63 इतने अपने पास मीटर प्रति
सेकंड है वो औसत चाल आ जाएगी। इस प्रकार से हम औसत चाल को समझ सकते हैं कि कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को ही हम औसत चाल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे औसत वेग। तो आपको पहले रिवाइज और करवाते हैं औसत चाल के बारे में। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा को लिया था चाल की। तो चाल होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ये जो राशि होती है वो अदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और इसकी विमा होती है m0l1 t-1। बाद में अपना आया था एक समान चाल। एक समान चाल, तो एक समान चाल वो होती है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है उसको हम बोलते हैं एक समान चाल। बाद में परिवर्ती या फिर असमान चाल हमने पढ़ा था। तो असमान चाल वो होती है कि समान समय अंतराल में कोई वस्तु अगर अलग अलग दूरी तय करे तो उसको हम बोलेंगे असमान चाल। बाद में हमने पढ़ा था तात्क्षणिक चाल, यानी किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और जो नेक्स्ट हमने किया है वो क्या है औसत चाल। तो कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को ही हम औसत चाल कहते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो औसत वेग पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट है वो पहले ले लेना। अब हम कर रहे हैं औसत वेग। तो औसत वेग को समझने से पहले हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग है वो क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसकी जो परिभाषा है वो देखना क्या आएगी। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे ही वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर समान समय या फिर निश्चित समय अंतराल हम बोल सकते हैं। यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में जितनी विस्थापित होगी उसे हम वस्तु का वेग बोलेंगे। यानी कि इसमें विस्थापित है, इसमें विस्थापन आएगा। जबकि चाल क्या थी, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है तो उसको हमने बोला था चाल। लेकिन अब इसमें क्या है कि विस्थापित होनी चाहिए, और विस्थापन है हमें पता है वो एक ही दिशा में होता है। विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम पथ। तो वस्तु है वो निश्चित समय अंतराल में कुछ विस्थापित होनी जरूरी है, उसको हम बोलेंगे वस्तु का वेग। तो अगर हम वेग की परिभाषा लिखें या फिर वेग का फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला आएगा विस्थापन बटा समय। ये इसका हो गया फॉर्मूला। अगर हम बात कर लेते हैं इसके विमा की, तो जो विस्थापन है, पहले इसके मात्रक की बात करते हैं। जो विस्थापन है एक लंबाई का मात्रक ही है, और लंबाई का मात्रक होता है L, और समय का जो विमा होती है वो होती है T। या फिर चलो इसके मात्रक की लिख देते हैं यहाँ पर L/T। तो इसकी जो विमा है वो आ जाएगी m0l1 और t-1। यानी कि जो अपने पास चाल और जो वेग होता है उन दोनों की विमा है वो समान ही होती है, लेकिन ये राशियां अलग अलग हैं। विमा अगर हम बात कर लें इसके मात्रक की, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और जो समय है उसका मात्रक होता है सेकंड। तो जो इसका मात्रक हो गया वो हो गया मीटर प्रति सेकंड। और ये जो राशि है हमें पता है विस्थापन एक सदिश राशि है, जो वेग है वो भी कौन सी राशि होती है, वो भी एक सदिश राशि होती है। जब हम ये चैप्टर करेंगे सदिश और अदिशों वाला,
उसमें आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि सदिश राशियों को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और अदिश राशियों को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वेग है ये अपनी राशि होती है सदिश, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा और मात्रक तीनों चीजें इसमें होती हैं। तो ये राशि है सदिश। तो वेग इसकी विमा हो गई है, मात्रक हो गया है और ये राशि हो गई है। अब जो हम नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें वो आती है एक समान वेग। एक समान वेग, जिस प्रकार से एक समान चाल की परिभाषा हमने लिखी है उसी प्रकार से हम एक समान वेग की परिभाषा लिख लेंगे। यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान रूप से विस्थापित होती है, एक समान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यह एक समान वेग की, जिस प्रकार से हमने एक समान चाल की परिभाषा लिखी है उसी प्रकार से हम लिखेंगे एक समान वेग की। नेक्स्ट परिभाषा अगर हम बात करें वो है असमान वेग, या फिर हम इसको बोलते हैं परिवर्ती वेग। यानी कि समान समय अंतराल में यदि वस्तु अलग अलग विस्थापित होती है, यानी कि विस्थापन है वो अलग अलग आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे असमान वेग। तो हम इसकी किस प्रकार से परिभाषा देंगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती है, असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसे असमान वेग कहते हैं। असमान वेग कहते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा हमने लिखी थी वो लिखी थी तात्क्षणिक चाल की। तो यहां पर हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब जो नेक्स्ट परिभाषा हमने लिखी थी वो लिखी थी औसत चाल की। तो यहां पर हम लिखेंगे औसत वेग की। औसत वेग तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को हम बोलेंगे औसत वेग। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, औसत चाल तथा औसत वेग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से वो देख लेना और इसको अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी प्रकार।